अखिल, ससुराल आने में और कितनी देर लगेगी? कार में बैठे बैठे मैं तो बोर हो गई हूँ। बस शिखा, हम 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। फाइन, एक बार देख लेती हूँ मेरा मेकअप खराब तो नहीं हुआ है। ऐसे बोलकर मॉडर्न शिखा पर्स में से शीशा निकालकर शक्ल देखने लगती है। ओह नो, मेरा मेकअप कितना फीका लग रहा है, फटाफट से टच अप कर लेती हूँ। शिखा कार के अंदर ही मेकअप करना चालू कर देती है। इतने में ससुराल आ जाता है, जहां सुमित्रा आरती की थाली लेकर दोनों बहू के स्वागत में खड़ी थी। तभी एक तरफ से लंबा घूंघट किए गांव वाली बहू इमली और दूसरी तरफ से स्टैंडर्ड कार से एक शहरी बहू शिखा उतरती है। शिखा, बस भी करो, बाद में कर लेना मेकअप, सब देख रहे हैं। बस हो गया अखिल, 1 मिनट। मॉडर्न बहू को मेकअप में लगा देखकर सारी पड़ोसन चुटकी लेने लगती हैं। अरे सुमित्रा बहन, हम तो तुम्हारी गांव वाली और शहर वाली बहू की मुंह दिखाई करने आए थे, मगर तुम्हारी मॉडर्न बहू ने तो अपनी मुंह दिखाई खुद ही करवा डाली। मुझे तो इस मॉडर्न बहू के लक्षण देखकर लग रहा है बस लीपा पोती ही करेगी, सेवा बाड़ी नहीं करेगी। तभी सुमित्रा देवी पड़ोसनों के आगे डींगे मारती हुई मॉडर्न बहू की तरफदारी करती है। अरे ऐसा नहीं है मंजू, कामिनी बहुत कामकाजी है मेरी दोनों बहुएं, तभी तो चुनकर लाई हूँ। चलो गांव वाली शहर वाली बहू, दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। दोनों एक साथ गृह प्रवेश करते हैं। तभी लंबे घूंघट के कारण इमली लड़खड़ा जाती है। उई अम्मा, गई भैंसिया पानी माँ। तभी इमली शिखा से टकरा जाती है। What the hell is this? अरे ओ देहातिन बहन जी, मुझसे क्यों चेप हो रही हो? किसने कहा था इतना लंबा घूंघट करने के लिए? ये शहर है, गांव नहीं, गंवार कहीं की। मुझे कोई शौक नहीं लगा तुमसे टकराने का, और मैं गांव से हूँ। घूंघट हमारी संस्कृति है, क्योंकि घूंघट औरत का गहना होता है। ओह गॉड, इस गंवार बोर्डम को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। Whatever। मम्मी जी, मैं थककर चूर हो गई हूँ, मुझे आराम करना है। अखिल, शिखा बहू को कमरे में ले जाओ, और इमली बहू अब तुम भी गुस्सा थूक दो। आगे तुम दोनों को मिलजुल कर इस घर और रसोई को संभालना है। आदित्य, इमली को ले जा। बहू, कल पहली रसोई है तो टाइम से उठ जाना। दोनों कमरे में जाती हैं, आराम करती हैं, पर सुबह के 4 बजते ही इमली उठ जाती है। सुबह हो गई, चल इमली कमर कस ले, आज पहली रसोई है। साफ सफाई करके इमली नहाती है और फिर मंदिर में पूजा करती है। वो तेज तेज भजन गाती है और घंटी बजाती है। सब उसके शोर से परेशान तो होते हैं, पर कानों पर तकिया लगाकर सो जाते हैं। पर सास उठकर आती है और अपनी गवार बहू को बोलती है, अरे बहू, क्या कर रही है तू? अभी 4 बज रहे हैं, अभी से उठी है। माँ जी, मुझे इतनी जल्दी उठने की ही आदत है, और आज घर में पहला दिन था मेरा, तो भगवान की पूजा कर रही थी। अरे बहू, तू पूजा कर, लेकिन सुबह अभी आधी रात हो रही है। मैं सोने जा रही हूँ, तू भी सो जा, 7 बजे उठना। सास तो चली जाती है, पर इमली पूजा करके किचन में आती है, जहां स्टैंडर्ड मॉडर्न क्लास किचन देखकर वो हक्की बक्की हो जाती है, क्योंकि गैस चूल्हे से लेके सारे उपकरण बिजली से चलने वाले थे। ये क्या भला है, मेरा तो माथा चकरा गया। इस फर्स्ट क्लास किचन में न चूल्हा है, न सिलबट्टा, न धुआं पास होने को चिमनी। मैं तो खुले आंगन में ताजगी में खाना बनाऊंगी। इमली पूरे आंगन को गोबर मिट्टी से लीपती है और मिट्टी का चूल्हा तैयार करके जोर जोर से गाते हुए खाना बनाने लगती है। बड़ी अनोखी है हमारी रसोईया, आज बनाएंगे हम पूरी मिठाइया, ससुर जी खाएंगे पूरी पनीर, सासू रस मलैया। ओह गॉड, ये किसकी फटे स्पीकर जैसी आवाज है? अच्छी खासी नींद आई थी, नींद खराब कर दी। टाइम क्या हो रहा है? 7 बज गए, थोड़ी देर में उठूंगी। शिखा अलसाकर चादर तान कर फिर सो जाती है, जिसे उसे उठने में लेट हो जाता है। लगभग 2 घंटे वो मेकअप में बिताती है। हो गया मेरा फाइनल लुक रेडी। कितनी गॉर्जियस लग रही हूँ मैं। शिखा काफी देर लगाकर किचन में आती है और हलवा बनाती हुई फोन चलाती है। वाओ, हलवे का टेक्सचर तो बढ़िया आया है, एक रील बनाना तो बनता है। शिखा फोन निकालकर रील बनाने लगती है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी शिखा, और आज मैं अपनी पहली रसोई में मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ। इतने में हलवा जल जाता है। तभी सास रसोई में आ जाती है। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? सुमित्रा देखती है कि उसकी मॉडर्न बहू फोन में लगी है और हलवा जल रहा है। वो भड़क जाती है। अरे ओ शिखा बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? यहाँ सारा का सारा हलवा जलकर कोयला हो गया और तू फोन में लगी है, और ये आंगन में धुआं धुआं कैसे मचा है? सास जैसे आंगन में जाती है तो गोबर फैले होने के चलते फिसल जाती है। उई माँ, मेरी कमर, ओहो हो। ये राम जी, अरे ससुर जी, जेठ जी, आदित्य जी, मॉडर्न जेठानी जी, जल्दी आइए सब लोग, सासू माँ गिर गई। पूरा परिवार आंगन में आ जाता है। धुएं से सब खांसने लगते हैं। अरे भाग्यवान,
तुम ठीक तो हो? गिर कैसे गई? देख नहीं रहे इस गंवार बहू की करामात? क्यों री मेरी बैल बुद्धि बहू, पूरे आंगन में गोबर क्यों मचा रखा है? सासू माँ, हमारे गांव में गोबर से आंगन शुद्ध करके ही खाना बनता है। इससे अन्नपूर्णा मैया बरकत देती है और अन्न धन भरपूर रहता है। हे भगवान, दोनों की दोनों बिन पैंदी लोटा हैं। एक ने खाना कोयला कर दिया, एक ने गुड़ गोबर। ये दोनों बहुएं क्या खाक मेरी सेवा करेंगी? सास गुस्से में वहां से उठकर पहले खुद को साफ करती है और फिर किचन में लौटती है और खफा अंदाज में शिखा से बोलती है, हट जा मेरी मॉडर्न बहू, तूने खाना बनाकर मुझे निहाल कर दिया। तर गई मैं तुम दोनों बहुओं से। पूरी रसोई का नाश मार कर रख दिया। मुझे सफाई कर लेने दो। शिखा को अपनी सास की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फोन में अपनी सूरत ही देख रही थी। ओह शिट, इसलिए मुझे किचन का झमेला पसंद नहीं है। मेरे चेहरे का ग्लो चला गया सासू माँ, मेरा मेकअप फीका हो गया। मैं जरा ठीक करके आती हूँ। हाँ, जा फैशन शो में जो जाना है तुझको। और तू भी जा मेरी गंवार बहू, जाकर भैंस चरा। दोनों की दोनों बेलुड़ी हैं। जितने का खाना नहीं बनाया उतने का मेरा काम बढ़ा दिया। बड़बड़ाते हुए सास पूरी सफाई करती है और खाना बनाकर थककर चूर हो जाती है। अगले दिन देखो गांव वाली शहर वाली बहुओं, कल की तरह किचन का कबाड़ा मत मचाना, साफ सुथरे तरह से खाना बनाना। शिखा बहू, मेरे दोनों बेटों को कढ़ाई पनीर दाल मखनी खाना है, तो वही बना दे। सासू माँ, मैंने कल ही डायमंड फेशियल करवाया है। मैं अपनी स्किन केयर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये कोई बात नहीं सासू माँ, मैं एकदम दमदार दाल मखनी बनाऊंगी कि सब लोग उंगली चाटते रह जाएंगे। रहने दे मेरी गंवार बहू, तू तो मेरे चमचमाते बर्तनों को कलुआ कर देगी। कल के ही कालिक वाले बर्तन मुश्किल से साफ किए थे मैंने। अरे सासू माँ, चूल्हे पर नहीं, इसी मॉडर्न किचन में खाना बनाएंगे हम। पक्का तू बना लेगी इमली बहू, कुछ गड़बड़ मत करना। अरे विश्वास रखिए सासू माँ, हम इमली फ्रॉम पटना हैं। ये सारी मशीन चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस आप चूल्हा जला दो। ठीक है, ये ले। अगर आंच कम या ज्यादा करनी हो तो नॉब इधर कर देना। दरअसल सास को इम्प्रेस करने के लिए इमली फेंका लोची करती है और खाना बनाने लगती है। जल्दी से मिक्सर में मसाला पीस लेते हैं। इमली मिक्सर को पूरा ऊपर तक भर देती है, लेकिन उसे तकनीकी अंदाजा नहीं होता। जैसे ही वो बटन दबाती है, मिक्सर गर्म होने के चलते ब्लास्ट हो जाता है। काफी सारी मिर्च उसकी आंखों में चली जाती है। अरे भगवान, ये कैसी आवाज थी रसोई में? सास भागकर किचन में आती है जहां चारों तरफ मसाले फैले थे, जिससे सास माथा पीट लेती है। सत्यानाश हो इस मंद बुद्धि का। हरे मेरी गंवार बहू, पड़वाली आंख में मिर्ची। हम तो मसाला पीस रहे थे सासू माँ, तभी मिर्ची पड़ गई। मेरी कोई गलती नहीं है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू कभी अपनी गलती मान ले, ऐसा हो नहीं सकता। जा जाकर आराम कर। मेरे नसीब में तुम बहुओं से सुख मिलना लिखा ही नहीं है। इसी तरह सिलसिला जारी रहता है। तीनों वक्त का खाना सास ही बनाती थी। तभी एक दिन सुमित्रा दोनों बहू को पास बुलाकर बोलती है, बहुओं, कल घर में सत्यनारायण की पूजा है, पंडित जी आ रहे हैं। तो शिखा बहू, पंडित जी के लिए सात्विक खाना बनाने का जिम्मा मैं तुम्हें सौंपती हूँ और कोई बहाना नहीं चलने वाला। अगर गंवार बहू को दिया तो वो पूरे घर में धुआं कर देगी। उम्मीद है कल तुम दोनों कोई गड़बड़ी नहीं करोगी। मेरी नाक मत कटवा देना कल। जी बिल्कुल माँ जी, मैं सारा खाना टाइम से तैयार कर दूंगी। शिखा अपनी सास के आगे शेखी बघार कर चली जाती है, मगर सुबह से ही वो अपना चेहरा चमकाने में लगी रहती है। उफ, इस फेस पैक से कितना रिलीफ मिल रहा है। मैं तो खाना नहीं बनाने वाली। खाने की भाप से मेरे चेहरे का निखार खो जाता है। खाना ऑर्डर कर लेती हूँ, किसे पता चलेगा। शिखा काम से बचने के लिए खाना ऑर्डर कर देती है। वहीं गंवार बहू श्रद्धा से आंगन के दूसरी तरफ शुद्धता से चूल्हे पर खाना बनाती है। शिखा बहू, भोजन कहाँ है? सारे पंडित बैठ चुके हैं, जल्दी लाओ। बस लाई माँ जी। शिखा सारे पंडितों को खाना परोसती है, मगर एक निवाला खाते ही पंडित भड़क जाते हैं। अरे घोर अनर्थ है शारदा जी, आप हम पंडितों को ये लहसुन प्याज वाला खाना कैसे खिला सकती हैं? चलो सब उठो, इस घर का एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगे। पंडित जी क्षमा कीजिए, ऐसे मत जाइए। तभी गंवार बहू मिट्टी के बर्तनों में खाना लेके आती है। पंडित जी, हमारी भूल चूक को क्षमा कीजिए। मैं आप सबके लिए शुद्धता से घी में खाना पका कर लाई हूँ। भोजन ग्रहण करके जाइए, अन्न का अनादर करके मत जाइए। सभी पंडित बैठ जाते हैं। इमली सबको गांव के रीत परंपराओं के अनुसार पत्तल में खाना परोसकर बात को संभाल लेती है, जिसके बाद मॉडर्न बहू इमली के साथ सारे मनमुटाव खत्म कर देती है। थैंक यू सो मच इमली, आज तुमने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया। तुम खुश हो पर मैं नहीं। तुम दोनों को यहाँ लाकर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा कि तुम लोग अपने अपने मायके चले जाओ कल ही। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। हाँ माँ जी, आप जो कहोगी हम वो करेंगे। ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे से घुल मिल कर रहा करो। और इमली बहू, तुम शिखा बहू से तौर तरीके सीख लो और शिखा बहू, तुम इमली बहू से खाना बनाना सीखो। हम सब में कमियां हैं और कमियां सीखने से ही दूर होती हैं। ठीक है माँ जी।
इसी तरह कभी चूल्हे पर इमली सात्विक भोजन बनाना शिखा को सिखाती है तो कभी शिखा इमली को मॉड्यूलर किचन में उपकरण यूज करना सिखाती है। इस तरह अंत में दोनों मॉडर्न गंवार बहू मिलजुल कर रहने लगती हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने बीच आंगन में ये चूल्हा क्यों जला रखा है? और काले धुएं से देखिए सारी की सारी दीवार काली हो चुकी है। अरे मैं तो बस खाना ही बना रही हूँ चूल्हे पर। ठंड में चूल्हे पर सरसों के साग और मक्के की रोटी खाने का अलग ही स्वाद है। माँ, आपको ये क्या हो गया है? आप ऐसी गंवार हरकतें क्यों कर रही हैं? घर में इतना आलीशान किचन है, आप वहाँ पर भी तो ये चीज बना सकते हो ना। आप ठंड में इस तरह चूल्हे पर खाना बना रही हैं जिससे दीवारें भी काली हो रही हैं। आखिर ऐसा भी क्या हुआ है जो एक मॉडर्न बहू अपनी सास को इस तरीके से डांट रही है और जलील कर रही है? और सास भी इतने मॉडर्न ससुराल होने के बाद भी सास चूल्हे पर खाना क्यों बना रही थी? जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है। अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लड़की पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है और जब तू पसंद करता है तो फिर शादी में क्या देरी? अरे हाँ बेटा, अब जब लड़की मिल ही गई है तो चट मंगनी पट ब्याह करते हैं। माँ पापा, आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है। इसलिए इस घर में लाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस घर को थोड़ा ठीक तरीके से मरम्मत करवा दूं। सारे पैसों की जिम्मेदारी तो बेटा तेरे ऊपर ही। देख, अगर बजट ठीक है तो करवा ले। कृष्णा बहुत खुश होता है और अपनी शादी से पहले वो अपने पूरे घर की मरम्मत करवाता है। सफेदी करवाता है, टाइल लगवाता है, फर्श पर प्लास्टिक के कारपेट लगवाता है और घर को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडिफाई करवा देता है। और 2 से 3 महीने के बाद परिवार वाले कृष्णा और ईशा की शादी भी करवा देते हैं। फूल देवी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन सुबह ईशा अपने मॉडर्न ससुराल वालों के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। तभी ईशा देखती है कि उसके सास ससुर ने बोरे के बने हुए स्वेटर को पहना हुआ है, जिसे देखकर ईशा कहती है, ओह प्लीज माँ जी, आप लोगों ने ये कैसा हुलिया बना रखा है? इतनी ठंड लग रही थी तो आप मुझसे स्वेटर मांग लेते। आप लोगों ने ये बोरे के स्वेटर क्यों पहन रखे हैं? हाँ ईशा, तुम सही कह रही हो। इतने सारे घर में स्वेटर होने के बाद भी माँ पापा आपने इस तरीके से बोरे के स्वेटर क्यों पहन रखे हैं? अरे हम लोगों की इस ऊनी स्वेटर से ठंड नहीं जाती है जब तक बोरे का बना हुआ स्वेटर न पहने जो शरीर में चिपका रहे और हवा आर पार भी न हो, तब तक हमारी ठंड नहीं जाती। ये कैसी गंवार बातें कर रही हैं माँ जी आप? समय के साथ अपने आप को बदलना सीखिए। इस तरीके से गंवार बनकर रहना ठीक नहीं है। ईशा का ससुराल जितना मॉडर्न था और ईशा जितनी मॉडर्न थी, उसके सास ससुर उतने ही ज्यादा गंवार थे। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और ईशा अपने पति कृष्ण के साथ बाहर घूमने जाती है। ईशा के जाने के बाद फूलो देवी आंगन में आती है और मिट्टी के चूल्हे के पास आकर कहती है, अच्छा है आज घर पर कोई नहीं है और इस कड़ाके की ठंड में मैं मिट्टी के चूल्हे पर सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाऊंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो मेरी प्यारी फूलो, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। जरा बनाओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे आंगन में धूप में बैठकर। फूल देवी मिट्टी के चूल्हे को साफ करती है और कुछ सूखी लकड़ियों को लेकर आग जलाती है और मिट्टी के चूल्हे पर सरसों का साग बना रही होती है, जिससे बहुत तेज धुआं निकल रहा होता है और धुआं निकलने की वजह से आंगन के आसपास की दीवार पूरी काली हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईशा और कृष्णा कार में। गाड़ी का लाइसेंस तो घर पर ही रह गया और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी लेना जरूरी था। हमें दोबारा घर जाना होगा। कृष्णा कार को अपने घर की तरफ मोड़ता है और कुछ ही देर में घर के पास आता है, जहां घर में से बहुत ही तेज धुआं निकल रहा होता है। ईशा घबराते हुए घर के पास आती है, जहां फूल देवी चूल्हे पर खाना बना रही होती है और चूल्हे में से तेजी से काला धुआं निकल रहा होता है। तभी ईशा खांसते हुए कहती है, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? आप गवारों की तरह चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हैं? चूल्हे से निकलते काले धुएं की वजह से आसपास की सारी दीवारें काली हो गई हैं। आप ऐसी गवार वाली हरकतें क्यों कर रही हैं? आप घर में रखे गैस पर भी तो खाना बना सकती थी। अरे बहू, तुझे नहीं पसंद तो तू मत खा, लेकिन मेरे बेटे को चूल्हे का बना हुआ खाना बहुत पसंद है। आजा कृष्णा बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या बना रही हूँ। बस करो माँ, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ईशा आपको क्या समझाना चाह रही है? आप कब तक ऐसे गवारों की तरह हरकतें करते रहोगे? और ये चूल्हे का खाना आप खाइए, मुझे नहीं खाना। ईशा अब अपनी सास की गवार हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। तभी एक रात को सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फूलदेवी और रामलाल अपने कमरे में अपने हाथ पैरों को रगड़ रहे होते हैं। तभी रामलाल कहता है,
ओह, ये बाहर बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं और मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। इस बूढ़े शरीर में अब ठंड बर्दाश्त नहीं होती। रामलाल की बात सुन के फूलदेवी रसोई से एक बहुत बड़ा भगोना लेती है और आंगन में से कुछ लकड़ियों को चुन कर लाती है और घर के हॉल में आग जलाती है। रामलाल और फूलदेवी आग सेक रहे होते हैं और आग सेकने के कुछ देर बाद अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और आग ऐसे ही जलता छोड़ देते हैं। तभी उसमें से एक जलती हुई लकड़ी फर्श पर गिरती है और फर्श पर बिछी प्लास्टिक का कारपेट पिघलना शुरू हो जाता है। कृष्णा, उठो, जल्दी देखो, यहाँ पर कुछ जलने की बदबू आ रही है। अरे उठो भी, कब तक सोते रहोगे? अरे इतनी ठंड पड़ रही है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? अभी तो ठीक तरीके से सुबह भी नहीं हुई है। घर में आग लगी है और तुम्हें सोने की चिंता है? क्या क्या आग लग गई है? हाँ पक्का, तुम्हारी गवार माँ ने ही कुछ किया होगा। अब उठो, चलो जाकर देखो क्या हुआ है। ईशा और कृष्णा हॉल में आते हैं जहां पर फर्श पर बिछा पूरा प्लास्टिक कारपेट जल के पिघल चुका होता है। कृष्णा बाल्टी में पानी भरकर लाता है और कारपेट के ऊपर फेंक के आग को बुझाता है। डिस्गस्टिंग कृष्णा, ये सब क्या है? मेरी सास इतनी ज्यादा गवार होगी, मुझे पता ही नहीं था। तभी वहां पर रामलाल और फूलदेवी आते हैं और हिचकिचाते हुए कहते हैं, बेटा, तेरे पिताजी को रात में बहुत तेज ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने आंगन में से कुछ लकड़ियों को उठाकर आग जलाया था। माँ, मुझे पिताजी के ठंड लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है आपकी गवार सोच से। जब आपको इतनी ही ठंड लग रही थी तो आप हीटर भी जला सकती थी ना। आज आपके इस गवार हरकत से पूरे घर में आग ही लग जाती तो हम क्या करते? माँ, ये सब छोड़ दीजिए, समय के साथ अपने आप को बदलिए। माँ, कब तक आप ऐसे ही रहोगी? ईशा सही तो कह रही है, घर में ही आग लग जाती तो हम क्या करते? लेकिन ईशा को अब अपनी सास की गवार हरकतों से बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में आकर सूटकेस पैक करना शुरू करती है और सूटकेस को लेकर बाहर आती है और अपने ससुराल वालों से कहती है, सॉरी कृष्णा, लेकिन मैं इस डिस्गस्टिंग लाइफस्टाइल के साथ इस घर में नहीं रह सकती हूँ और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज ईशा, ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज ईशा। अपने बेटे को इस तरीके से रोता देख फूलदेवी को भी समझ में आ जाता है कि वो इस बदलते जनरेशन के हिसाब से फिट नहीं हो रही है और उसको अब अपनी सोच को बदलना चाहिए। और वो अपनी बहू के सूटकेस को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, नहीं बहू, तू कहीं नहीं जाएगी और मुझे भी समझ में आ गया है कि समय के हिसाब से खुद को बदल लेना ही ठीक है। पर बहू, तू इस तरीके से मत जा, मेरा घर परिवार उजड़ जाएगा। हाँ बहू रानी, आज से हम लोग कोई भी गवार हरकत करके तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे और अपने विचार को भी हम नए जमाने में ढालेंगे। अपने सास ससुर की बात सुनकर ईशा उनकी गलतियों को माफ कर देती है और पूरा परिवार उनके मॉडर्न ससुराल के साथ साथ मॉडर्न विचार में ढल जाता है। तभी एक दिन फूलो देवी से मिलने पड़ोस की सरला आती है और सरला देखती है कि फूल देवी ने बहुत ही सुंदर से स्वेटर, सुंदर सी शॉल ओढ़ी हुई होती है, जिसे देखकर सरला कहती है, अरे फूल देवी, तेरा तो रहन सहन और पहनावा तो पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक बदल गया है, वरना तो एक पुराने से शॉल में पूरी ठंड निकाल देती थी। हाँ सरला, लेकिन समय के साथ अब मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव किया है और मेरी बहू रानी ने भी मुझे बहुत सी चीज सिखाई है जिससे मेरे अंदर इतना बड़ा बदलाव हुआ है। लंबी बातचीत के बाद सरला वहां से चली जाती है और फूल देवी की भी अब गवार वाली सोच पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और वो अपनी मॉडर्न बहू के साथ खुशी से रहने लगती है।